हेलो साथियों, आज जो है रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया, इसके पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था, इसके बारे में विस्तार पूर्वक से हम बताने का मैं प्रयास करूंगा। और हम यह देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था भारत से अत्यधिक लाभ उठा करके, जिसके लिए उसे क्या थी, उसे ढांचे या स्ट्रक्चर की जरूरत थी जो प्रशासनिक संरचना और संगठन के निर्माण से ही संभव था। इसीलिए इन्होंने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी 1765 ईस्वी के बाद से जो है अपनी प्रशासनिक संरचना और संगठन का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो है रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 ईस्वी को क्यों आया और पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया, इसके पीछे रीजन है। इसका विस्तार पूर्वक से वीडियो में बने रहे, आप ध्यान पूर्वक सुने कि क्या था। क्योंकि प्रारंभ में देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य भारत की आर्थिक समृद्धि से ही लाभ उठाकर व्यापार करना था, यही उसका काम था। इसके प्राप्ति के लिए जो है ब्रिटिश सरकार का संरक्षण बहुत बहुत आवश्यक था। इस समय इंग्लैंड की जो आर्थिक स्थिति है उतनी अच्छी नहीं थी। इंग्लैंड में जो समुद्री जो डाके डालने और गुलामी की प्रथा जो चली रही थी, प्रारंभ से ही जो है इन लोग यानी लाभ के जो भाग होते थे, लाभ के जो हिस्से होते थे, ब्रिटेन के जैसे राजकुमारों, मंत्रियों, संसद सदस्यों को भी जो है इसमें भागीदारी रहती थी। तो समय समय पर जो है ब्रिटिश सांसदों ने जो है या अधिकारों की जो है रिश्वत या भारी घूस के रूप में जो है का प्रचलन था उस समय। 1765 ईस्वी तक देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से देखते हैं एक व्यापारिक कंपनी रही थी। लेकिन जैसे ही महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अपने अधिकार पत्र में भी कंपनी के कुछ संविधान या उसके अधिकारों का भी उल्लेख किया था। लेकिन कंपनी के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इंग्लैंड में दो समितियां गठित की गई, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। तो कंपनी के जो सभी जो हिस्सेदार जो होते थे, पहली समिति के जो सदस्य होते थे वो इसी में जो है 24 सदस्य होते थे जो दूसरी समिति के लिए चुने जाते थे। इसी दूसरी समिति की जो पहली समिति द्वारा बनाए गए सभी नियमों और कानूनों को लागू करती थी। भारत में कंपनी के शासन जो है और प्रबंध और व्यापारिक जो हितों की देखभाल के लिए एक परिषद होती थी, जिसे एक उनका प्रधान और 4 सदस्य होते थे। ये कंपनी व्यापारिक हितों को देखने की, कंपनी के कर्मचारियों की पर नियंत्रण रखने की और राजाओं नवाबों से संपर्क करना, उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करते थे। ये लोगों का काम था। भारत में कंपनी जो है कर्मचारी वेतन भी पाते थे और उन्हें निजी कार्य करने का भी अधिकार था। तुरंत ही देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के लिए जो है एक बहुत बड़ा सोने की चिड़िया या अलाउद्दीन का चिराग बन गई थी। क्योंकि 1603 से 1613 ईस्वी तक हम देखते हैं अपनी जो यात्राओं के द्वारा कंपनी ने धनराशि की कमाई 200 गुना तक कर ली थी। 1612 ईस्वी में देखते हैं कंपनी ने पहली बार एक जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाई, जिसका कुल लाभ जो है 87.5% था। लेकिन 17वीं शताब्दी आते आते उसका औसत लाभ जो है 100% हो गया। कंपनी का अपना व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने के लिए जो है उन्होंने जो है समय समय पर जो है ब्रिटिश सरकार और जो है उसके प्रभावी अधिकारों को जो है वो भारी रिश्वतें, कीमती तोहफे, ब्याज रहित कर्ज देने में कई कसर नहीं छोड़ती थी। ये सब सारा कार्य होती थी। 1765 में बंगाल की जो दीवानी ब्रिटिश को प्राप्त हुई थी, वह 1767 में कंपनी पर जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा यह नियंत्रण लगाया गया कि वह 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को प्रतिवर्ष भेजे। कंपनी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी क्योंकि सीमा विस्तार तथा विभिन्न युद्ध हुआ करते थे। भारी खर्च होने के कारण जो है आर्थिक कठिनाइयों भी थी उस समय अंग्रेजों के लिए। क्योंकि 1772 में भी आर्थिक जो अस्थिरता इतनी बढ़ गई थी उतना तक कि वह दिवालिया होने की स्थिति में आ गई थी। तो 26 जनवरी 1772 को जो है ब्रिटिश संसद ने कंपनी के विभिन्न कार्यों की जांच के लिए जो है एक प्रवर समिति, एक गुप्त समिति की नियुक्ति की थी। तो कंपनी ने जो 4 लाख पाउंड जो है वार्षिक में कुछ छूट मांगी थी कंपनी ने। तो
कंपनी के डायरेक्टरों ने जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का एक ऋण मांगा और गुप्त समिति ने जो अपना प्रतिवेदन जो है वह प्रस्तुत किया, जिसे प्रतिवेदन के फलस्वरूप यही हुआ कि लॉर्ड नॉर्थ में जो है 18 मई को संसद में अपना प्रसिद्ध एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया, जो बाद में एक रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। यह कंपनी के भारतीय प्रशासन पर जो है संसदीय नियंत्रण की दिशा में यह पहला महत्वपूर्ण कदम था। और कंपनी की गतिविधियों के दो प्रमुख केंद्र था, एक हमारा भारत था और दूसरा हमारा इंग्लैंड था। तो इस तरह से देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 से लेकर 1617 ईस्वी तक जो है ये व्यापार के सिलसिला में था। और इसमें क्या हुआ कि 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, 1700 बक्सर के युद्ध, तो बंगाल बिहार उड़ीसा के क्या हुआ, दीवानी मिल गई। उसी तरह देखते हैं द्वैत शासन, तो द्वैत शासन यहाँ आया तो बंगाल में क्या हुआ, लूट होने लगे, क्योंकि लोग निजी व्यापार भी करने लगे कंपनी के सदस्यों ने, तो बंगाल में लूट हो गई। फिर भी कंपनी को नुकसान होना स्टार्ट हो गया, तभी जाकर कंपनी को जो है लोन लेने की जरूरत पड़ी, तभी जाकर जो है या जो 4 लाख पाउंड वार्षिक में जो छूट मांगा था, तब जो है 10 लाख पाउंड का जो है उसे ऋण दिया गया था। तो ये था हमारा। अब हम देखते हैं कि 1773, ये हम देखें 1773 से 1758 के बीच में कंपनी का शासन आ गया या ब्रिटिश संसद के पर नियंत्रण हो गया था। इसी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर प्रिंस इंडिया एक्ट आया 1793, 1813, 1833। इस तरह से जो है बहुत सारे से अधिनियम भी हुए। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, यही 3 प्रेसिडेंसी थी। तो हम सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो है क्या था, कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद 4 सदस्य हुआ करते थे और चारों में से जो बहुमत होता था वही आधार पर जो क्या करता था, निर्णय होती थी। इस तरह से देखते हैं कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो 24 सदस्य 1 वर्ष के लिए था, फिर बाद में जो है 4 वर्ष के लिए यह चुनाव कर दिया गया। वोट देने का अधिकार, यानी वोट देने का अधिकार किन किन को है था, इस सदस्यों में से में जो 1000 पाउंड से अधिक का शेयर धारक हो, क्योंकि सभी शेयर धारक हुआ करते थे कंपनी के जितने भी सदस्य थे। तो 25% सदस्य क्या करते थे, प्रति वर्ष अपना पद त्याग कर देते थे और फिर उसकी जगह में आ जाते थे। जिस तरह से हमारे भारत में 1/3 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सभी रिपोर्ट क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी रिपोर्ट है वो कहा जाता है ब्रिटिश संसद के समक्ष जाता है। तो इस तरह से हुआ। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है ये कंपनी के जो कर्मचारियों का वेतन में वृद्धि, ये सब का काम था कि कंपनी के वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि कंपनी के कर्मचारियों का वेतन में वृद्धि कर दिया। क्यों कर दिया, इसके पीछे रीजन था कि निजी व्यापार नहीं कर सकता है, घूस नहीं कर सकता है, उपहार आदि पर बंद कर दिया गया। कंपनी कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि कर दिया गया ताकि लोग घूस ना किसी से ले, ना निजी व्यापार ना करें। निजी व्यापार सहित पूरे घाटे भी हो रही थी, जिसके कारण से ये सब बंद कर दिया वारेन हेस्टिंग्स से सभी को। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है ये प्रथम गवर्नर जनरल थे और इसके अंदर में 4 पार्षद होते थे, बारवेन, मॉन्सेन, करवेरिन और फिलिप फ्रांसिस। तो फिलिप फ्रांसिस जो है बहुत योग्य इसमें से में भी थे। तो ये 4 सदस्य थे। इसी के एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, 1774 में की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एलिजा इम्पे के जो है मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई, जिसमें के अंतर्गत बिहार, बंगाल, उड़ीसा था। एक मुख्य न्यायाधीश, यानी न्यायाधीश कौन था, सर एलिजा इम्पे। याद रखेंगे, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में देखते हैं। तो एक इसके 4 सदस्य था, एक हाइट, दूसरा लिमेस्टर, तीसरा चैम्बरिंग या चैम्बर्स बोलते हैं। तो इस तरह से था। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसी तरह एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जो है गवर्नर जनरल को कुछ मामलों में जो है मद्रास, बम्बई का जो है अधीक्षण में जो है का जो अधिकार कुछ दिया गया। और यहाँ तक हम देखते हैं कि बम्बई का दिया गया और मद्रास का भी दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट फिर देखते हैं कि 11 वर्षों तक यह प्रभावी रहा। और फिर पुनः हम देखते हैं कि 1784 ईस्वी में इसके स्थान पर पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, इसके पीछे क्या था, इस अधिनियम के एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इस अधिनियम के पारित होने से पहले इंडिया बिल
पर जो है लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार गिर गई थी। इंडिया बिल लाया गया था, उस पर लॉर्ड नॉर्थ और क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री थे और फॉक्स की मिलीजुली सरकार थी, तो इस समय क्या हुआ था, गिर गई सरकार वहां पर। अगर यह बिल पारित हो जाता तो कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में पूरी तरह समाप्त हो जाती। तो कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में जब समाप्त हो जाए, लेकिन फिर जो है बिल जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं हो सका था। यह पहला और अंतिम अवसर था जब अंग्रेजी सरकार भारतीय मामलों पर टूट गई, क्योंकि 1774 में इस समय नया प्रधानमंत्री बना। कौन बना? पिट बना। पिट जो है प्रधानमंत्री, यही पीएम बना हमारा इस समय। तो 1784 ईस्वी में, और उसे एक नया विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया जो पारित हो गया। इससे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कंपनी के मामले में और सा बढ़ गया। कंपनी के व्यापार के मामले को तो किनारा कर दिया, अछूता छोड़ दिया, लेकिन सभी जितने भी सैनिक थे, यानी जितना भी सैनिक, असैनिक, राजस्व, ये सब क्षेत्रों में, यानी ये क्या किया कि राजस्व संबंधी मामलों की एक नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत रखा गया, जो 6 सदस्य होते हैं। सब क्या है? नियंत्रण मंडल के अधीन कर दिया गया। जो इसमें हम देखते हैं कि 6 सदस्य होता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ही ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। तो देखते हैं कि इसमें कि इस अधिनियम के अनुसार जो है बंबई, मद्रास और प्रेसिडेंसी का सब परिषद जो गवर्नर है जनरल के अधीन कर दिया गया। देशी राजाओं के युद्ध तथा संधि से पहले ही जो है गवर्नर जनरल के कंपनी के डायरेक्टरों को जो अनुमति लेना अनिवार्य था। संचालक मंडल जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जो है तैयार जितने भी किए जाने वाले पत्र और आज्ञा होती थी, वह नियंत्रक बोर्ड के सम्मुख रखना आवश्यक था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भारत से प्राप्त जितने होने वाले पत्र होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सम्मुख ही रखना आवश्यक होती थी। और मद्रास, बम्बई के गवर्नरों की सहायता से ही 3 सदस्यों के परिषद का गठन भी किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर उसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण स्थापित हो गया। और इस प्रकार भारत में द्वैध शासन प्रणाली एक कंपनी द्वारा दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा 1858 ईस्वी तक चलती रही। इसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम पिट्स इंडिया एक्ट, याद रखेंगे ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जो है जनरल की शक्तियों का बंटवारा हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल में यहाँ बंटवारा हो गया। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई, याद रखेंगे। और गवर्नर जनरल को वीटो का पावर भी शक्तियों का प्रयोग किया गया। अब ये अलग अलग क्या क्या था कि व्यापार का मामला जो था वह बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर्स के अधीन कर दिया गया, याद रखेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन में व्यापार को छोड़ दिया गया। और राजनीतिक कार्य में किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक कार्य में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन में रख दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रक बोर्ड। तो 6 सदस्य यानी ब्रिटिश संसद द्वारा ही नियुक्ति की जाती थी। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य, यानी इसी मंत्रिमंडल का जो है मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, ये मुख्य ये हुआ करता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार की द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत हुई यहीं पर, और अर्थात एक ही साथ कंपनी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा शासन का भार संभाला गया। और 1858 ईस्वी तक यह कार्य चलता रहा। और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी इसके अधीन में पूरी तरह से कर दिया गया। तो इस तरह से हमारा था रेगुलेटिंग एक्ट और एक हमारा पिट्स इंडिया एक्ट है। अगला जो है दूसरे एक्ट के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक आज यही क्लास समाप्त करते हैं।